खैरियत से होंगे। तो बेटे आज हमने डिस्कशन करनी है अबाउट द रिएक्शन और हम आज पढ़ने वाले हैं नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और इसके अलावा और भी दो रिएक्शंस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटे स्टार्ट कर लेते हैं नाइट्रेशन को। तो नाइट्रेशन बेटे हमने अल्केन्स के अंदर भी पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर NO2 ग्रुप जिसे हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं तो उसे ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो प्रोसेस या फिर वो रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, नाइट्रेशन। तो जब मैं नाइट्रेशन को बेटे डिफाइन करता हूँ तो मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। ठीक है, तो बेंजीन के अंदर अगर हम NO2 ग्रुप ऐड कर देंगे तो वो कहलाएगा नाइट्रेशन। तो हमें करना क्या है बेटे, बेसिकली हमें करना ये है कि बेंजीन को लेना है और बेंजीन का रिएक्शन करवा देना है नाइट्रिक एसिड के साथ, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड के साथ हमने क्या यूज करना है बेटे, H2SO4 यूज करना है। तो वंस अगेन होता क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और ये H और OH मिलके क्या बना देते हैं, H2O, और ये नाइट्रो ग्रुप जाके ऊपर लग जाता है बेंजीन के ऊपर, तो हमारे पास बन जाता है कुछ ऐसे, क्या, नाइट्रोबेंजीन, NO2 अटैच होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक हमारे पास होगा बेटे। इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 50 से लेकर 55 सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये तो बेटे जनरल रिएक्शन हो गया। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसके तहत बेटे हमारे पास ये सारा कुछ होता है। ठीक है, तो आपको पता है बेटे कि हर हमारे पास जो बेंजीन का रिएक्शन होता है उसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है अटैक और तीसरा होता है दोबारा से बेंजीन का बनना। तो जो आपके पास बेटे स्टेप नंबर 1 होगा, जो स्टेप नंबर 1 होगा वो होगा हमारे पास के जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने वाले हैं। देखो हमने अटैच क्या करना है बेंजीन के साथ, NO2 अटैच करना है ना, तो हमें NO2 प्लस की फॉर्म में जनरेट करना पड़ेगा ताकि वो बेंजीन के ऊपर अटैक करे और सारा प्रोसेस हो। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए बेटा हमारे पास दो चीजें हैं, एक H2SO4 और एक HNO3 कह लें आप इसे। अब बेसिकली होता बेटे हमारे पास ये है कि जो आपके पास HNO3 होता है, तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, और जो H2SO4 होता है मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ, ठीक है, बेसिकली होता ही है मेरे बेटा कि ये हमारे पास जो OH होता है जो कि हमारे पास नाइट्रिक एसिड के अंदर होता है और ये जो H होता है बेटे ये मिलते हैं और ये हमारे पास बना देते हैं एज अ रिजल्ट, क्या बना देते हैं, ये हमारे पास बना देते हैं वाटर, H2O। तो ये आपके पास बन गया H2O। ओके, और ये आपके पास HSO4 नेगेटिव जो होता है बेटे ये अलग हो जाता है, HSO4 नेगेटिव, ये अलग होगा ये वाला हिस्सा। ओके, बेसिकली ये H निकल जाता है, इस OH को लेकर वाटर बन गया और ये HSO4 रह गया अलग, तो फिर ये अलग बच जाता है और ये क्या होता है, NO2, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। मैं इसको डिटेल में भी समझाता हूँ लेकिन फिर वक्त इतना ही समझ लें कि वाटर निकल जाता है जब H2SO4 और नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करते हैं और NO2 जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट हो जाता है। तो पहला स्टेप यही है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको पता है स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होने वाला है, स्टेप नंबर 2 के अंदर हमारे पास हमने पढ़ा था कि अटैक होता है। ठीक है, अटैक होता है। देखो क्या है, ये आपके पास बेंजीन है, जनरल मैकेनिज्म बेटे ज़हन में लाएं तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ये बेंजीन है और आप इसका रिएक्शन करवाने वाले हो NO2 पॉजिटिव के साथ जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ से ये बॉन्ड मूव करता है इस NO के ऊपर, ठीक है, NO2 के साथ जाके ये बॉन्ड बन जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बेंजीन कुछ ऐसा हो जाएगा। बेंजीन का बाकी बॉन्ड तो वैसे ही रहे, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव कर गया है और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और साथ जाके लगा हुआ है शहजादा NO2। अब ये हो गया बेटे स्टेप नंबर 2 और उसके बाद बच के आपके पास स्टेप नंबर 3 की दोबारा से बेंजीन रिंग वापस आएगी। तो कैसे आएगी हम देख लेते हैं। तो स्टेप नंबर है बेटे हमारे पास 3। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या होना है, दोबारा से जनरेशन ऑफ बेंजीन, हमारे पास होगी जनरेशन ऑफ बेंजीन, दोबारा से बेंजीन बनेगा कंप्लीटली। उसके लिए हमारे पास क्या होगा बेटे, हमें इस H को निकालना है, क्या करना है, इस H को निकालना है। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है कुछ ये, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे H है और यहाँ पे है NO2। तो कौन सी चीज निकाल सकती है, देखो वाटर तो वैसे ही है और बन रहा, देखो वो तो बनना ही था, ये तो नहीं छिड़ेगा। ये HSO4 नेगेटिव जो पड़ा हुआ है ना, ये आगे बेटे इसको निकाल के लेके जाएगा। कैसे जरा देखो, अगर मैं रेड से शो करता हूँ इसको कि फॉर एग्जाम्पल बेटे HSO4 नेगेटिव क्योंकि पड़ा हुआ था, वो क्या करेगा,
वो एज अ बेस के तौर पे काम करेगा और आएगा इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो ये बॉन्ड दोबारा से वापस चला जाएगा। और जब ऐसा होता है तो मतलब हमारे पास बेंजीन भी दोबारा से स्टेबल हो गई, दोबारा से बन गई और उसके साथ क्या लगा हुआ है NO2 और ये H2SO4 पूरा हो गया। ठीक है, तो आपके पास एंड पे निकल आया H2SO4। तो देखो H2SO4 को हमने यहाँ एज अ कैटालिस्ट यूज किया था, जैसे आया वैसे जैसे हमने ऐड किया था वैसे एंड पे वापस आ रहा है। तो बेसिकली रिएक्शन तो हो रहा है ना नाइट्रिक एसिड और बेंजीन के हाइड्रोजन के दरमियान और इतना से हमारे पास बेटे नाइट्रो बेंजीन के ऊपर अटैच हो रहा है। तो यही 3 स्टेप में बेटे हमने इनको ही बार बार फॉलो करना है और इनको अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो कोई भी रिएक्शन अगर हमें करना हो बड़ी आसानी से हो सकता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटे सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं बेटे किसी भी चीज के अंदर SO3H ये ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं सल्फोनेशन। बेंजीन के साथ अगर ये ग्रुप लगा दें मतलब उसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दें तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सल्फोनेशन। अब बेटे सल्फोनेशन दो तरह से की जाती है, या तो बेटे ये की जाती है बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4, या तो हम बड़ा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, या फिर बेटे हम यूज करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग H2SO4। व्हाट इज मेंट बाय फ्यूमिंग H2SO4? ये बेटे असल में मिक्सचर होता है हमारे पास इसका H2SO4 का और साथ SO3 का, इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो इनका मिक्सचर हम H2SO7 बन जाता है, ओलियम भी कह लेते हैं, लेकिन ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी से कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड आप कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज कर लें या ये यूज कर लें तो आपके पास एज अ रिजल्ट क्या होगा, वही प्रोसेस होगा, मतलब सल्फोनेशन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये है बेटे कि जब आप ये फ्यूमिंग H2SO4 यूज करते हो तो आपको टेम्परेचर बहुत कम देना पड़ता है, 25 सेल्सियस से लेकर 30 सेल्सियस तक, इतने में काम चल जाता है। लेकिन जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हो तो आपको टेम्परेचर तकरीबन मेरे पुत्र 80 सेल्सियस देना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब इस तरह से आसानी से हो जाता है, इस तरह थोड़ी सी हमें एफर्ट करनी पड़ती है। तो सल्फोनेशन क्या होगी देखें जरा, आपके पास बेटे रिएक्शन की तरफ आ जाए, जनरल लिख रहा हूँ जरा कि आपके पास बेटे ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन किसके साथ है, H2SO4 के साथ, और H2SO4 को अगर मैं कुछ ऐसे लिख लूँ HOSO3H, अब ये H2SO4 ही है, ओके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है हमारे पास, बेसिकली एक ही रिएक्शन होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो बेटे हमारे पास ये H और ये OH ओवरऑल रिएक्शन के अंदर निकल जाते हैं और बना देते हैं हमारे पास क्या बना देते हैं H2O वाटर, ओके, और ये SO3 ग्रुप जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो ये तो हमने लिख लिया वैसे समझने के लिए कि किस तरह से क्या बना होगा, तो बनता है SO3H और मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड और इस प्रोसेस को बोलते हैं सल्फोनेशन। अब इसका थोड़ा सा हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे चलेगा। मैकेनिज्म के अंदर फिर से वही 3 स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद बेटे अटैक, उसके बाद दोबारा से बेंजीन का बन जाना, ओके। तो देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या होगा हमारे पास बेटे, हमारे पास यूज किया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और उसकी हेल्प से हम बनाएंगे कोई अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब यहाँ पे हम सिर्फ H2SO4 यूज करते हैं। देखो जैसे अगर हम वाटर यूज करें ना, वाटर ऑटो आयनाइजेशन हो जाती है वाटर की, मतलब ऐसा कुछ होता है कि एक वाटर क्या करता है, दूसरे वाटर का हाइड्रोजन ले लेता है और बना देता है H3O पॉजिटिव और दूसरा वाला ये OH नेगेटिव पैदा होता है। तो वाटर की ऑटो आयनाइजेशन हो जाती है, मतलब आपस में मिलकर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे बेटे हमने 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लेने हैं, वो आपस में ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे एक वाटर एसिड के तौर पे काम कर रहा है, अपना प्रोटॉन दे रहा है दूसरे को, दूसरा बेस के तौर पे कर रहा है अपना प्रोटॉन और किसी से प्रोटॉन ले रहा है, ठीक है। तो एक एसिड की तरह बिहेव करता है, एक बेस की तरह, तो आपस में रिएक्शन होकर वो कुछ ना कुछ बना देते हैं। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 के अंदर बेटे हमारे पास क्या है, हमारे पास है H2SO4 और दूसरी साइड पे भी क्या है H2SO4, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनाते हैं, एज अ रिजल्ट बनाते हैं बेटे SO3। मैं जरा उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, ऐसे क्या बना देते हैं SO3। आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते, ऐसे लिखें, याद रखिएगा SO3 पे कोई चार्ज नहीं होता। SO3 बन गया, और क्या बन सकता है, और यहाँ पे ये बना देते हैं आपके पास HSO4 नेगेटिव, ठीक है, ये टूटते हैं, मैं समझाता हूँ कैसे, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे H3O पॉजिटिव।
तो इस तरह से हमारे पास मेरे बेटे कि ये आपस में रिएक्शन करते हैं और बेसिकली प्रोड्यूस क्या हुआ है, हमारे काम की चीज़ है वो ये है SO3, जो कि हमारे पास एक जिसमें सल्फर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सल्फर के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी 2 की कमी है, ठीक है। ये देखो तो सल्फर क्या कर सकता है फिर बेटे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के तौर पे एक्ट कर सकता है, मतलब एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है। सल्फर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक कर सकती है, सल्फर फर्दर बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट कर लिया, ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होता है बेटे, स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये होगा कि इसका अटैक होगा या बेंजीन के साथ इसका रिएक्शन होगा। तो देखें ये बेंजीन थी वंस अगेन और यहाँ पे पड़ा हुआ था ये SO3 और इस SO3 में हर बार ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर डेफिनेटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। वंस अगेन में बेटे क्या होगा, ये बॉन्ड अटैक करेगा, इधर सल्फर के साथ बन जाएगा। देखो अगर सल्फर के साथ इधर से बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड भी आगे मूव कर जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हमारे पास होने जा रहा है। तो जब ये अटैक होगा तो वंस अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये बॉन्ड मूव कर गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और अब क्या हुआ है कि ये सल्फर अटैच हो चुका है। सल्फर अटैच हुआ है, 2 ऑक्सीजन तो उसके वैसे ही रहेंगे लेकिन ये एक ऑक्सीजन की, क्योंकि यहाँ पे इसने इधर बॉन्ड अगर बनाना है तो उधर से तोड़ना पड़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ही दे देगा, तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। ओके, तो ये हमारे पास अटैक हो गया। बस आप अटैक पे फोकस करें, बाकी ये मूवमेंट वगैरह तो होती ही रहती है। तो अब बेटे फिर स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होता है, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमारे पास होता है कि दोबारा से बेंजीन रिंग बनती है, बेंजीन रिंग को दोबारा से बनाया जाता है, ठीक है। अब वो कैसे होगा जरा देखो, पहले तो वो ड्रा कर लो, क्या बना आपके पास, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये आपके पास हाइड्रोजन था और ये था आपके पास SO, ठीक है, 3 अटैच हुआ। अब कौन लेके जा सकता है हाइड्रोजन को, कोई नेगेटिव चार्ज, मतलब ये जो HSO4 नेगेटिव वहाँ पे पड़ा होगा, तो बेटे HSO4 नेगेटिव आएगा और इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो ये दोबारा से बॉन्ड वापस आ जाएगा जैसे कि होता है हमारे पास। और एज रिजल्ट जो है बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, एज रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा ये बेंजीन दोबारा से, और लेकिन उसके साथ अटैच क्या है, SO नेगेटिव। तो ये तो बेसिक स्टेप पूरे हो गए ना, लेकिन अभी भी देखिए जरा एक नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, तो फिर कोई एडिशनल स्टेप होगा जो इस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करेगा, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में तो नहीं रह सकता। तो फिर बेटे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो H3O पॉजिटिव है ना, इसके अंदर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है वाटर के अंदर, तो वो प्रोटॉन इसको मिल जाता है। मतलब यहाँ पे एक और स्टेप होगा, मैं लिख लेता हूँ कि दिस विल बी कॉल्ड एज स्टेप नंबर 4, उसको स्टेप नंबर 4 कह लें। उसके अंदर क्या होगा, अगर मैं इधर ही कर देता हूँ समय, इसके अंदर क्या होगा कि जो H3O पॉजिटिव है, ये वाला जो हमारे पास बना था शुरू में, सॉरी यहाँ बनी ये, तो ये हमारे पास क्या करेगा, H3O पॉजिटिव, मतलब इसमें ऑक्सीजन के साथ ऐसे 3 अटैच है वाटर, H3O पॉजिटिव, तो एक वाटर हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास वापस चलेगी और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो वाटर हमारे पास दोबारा से बन जाएगा, लेकिन और क्या हो जाएगा, और हमारे पास कुछ ये हो जाएगा कि बेंजीन थी उसके साथ SO3 था पहले, अब SO3H हो गया, जो कि हमारे पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप का है। ओके, तो इस तरह से बेटे हमारे पास ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और साथ बनेगा H2। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें तो यही है कि जब ये रिएक्शन करता है एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल तो वाटर बनता है, वाटर बन रहा है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच होता है, बेंजीन से अटैच हो रहा है, बाकी चीज़ें खुद ब खुद आती हैं और दोबारा से एज कैटलिस्ट एक्ट करती हैं और जनरेट हो जाती हैं। तो ये हमारे पास हो गया बेटे सल्फोनेशन। स्टेप वही है, पहले स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, दूसरे स्टेप के अंदर अटैक होता है और तीसरे स्टेप के अंदर दोबारा से बेंजीन बनती है। और अगर चार्ज वगैरह रह जाए तो फिर इसको पूरा करने के लिए स्टेप नंबर 4 भी हो जाता है, वरना नॉर्मली हमारे पास 3 ही स्टेप होते हैं किसी भी रिएक्शन के। जी समझ आती है बात आपको। तो बेटे ये हो गया आपके पास नाइट्रेशन और ये आपके पास हो गया सल्फोनेशन, ठीक है जी। अब हमने नेक्स्ट करने हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। अच्छा चलिए मैं आपको एक और चीज़ ये बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ होगा, ठीक है। नाइट्रेशन को रहने दें, मैं आपको ये सल्फोनेशन, अभी भी आप सोच रहे होंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड ने सब कुछ कैसे बनाया, कैसे जनरेट हुआ, तो थोड़ा सा आपको एक पहले की इनसाइट दे देता हूँ कि वो कैसे हुआ होगा, ठीक है जी। चलो जी इसको देख लेंगे। देखो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे,
ये एक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अच्छा, हर हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव, हर ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ ऐसा ही होता है हमारे पास, डेफिनेटली ऐसा ही होता है। अब बेसिकली होता बेटे ये है कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन पे अटैक करता है और हमारे पास इस तरह से अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। मतलब ये हाइड्रोजन इससे रिमूव हो जाता है, तो उससे बच जाता है ये HSO4 नेगेटिव। ये ऑक्सीजन इधर आके अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे H2O बन जाता है ऐसे, ये मिलकर से कॉर्नर H2O बन गया। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को भी निकाल के लेके जाता है, ठीक है। तो फिर H2O बना और साथ हमारे पास क्या बन गया, साथ हमारे पास बन जाएगा ये बच जाता है, ये वैसे ये वाला, तो SO3 भी बन गया। तो मतलब इस तरह से आपस में रिएक्शन होते हैं, काफ़ी इसका मैकेनिज्म है, लेकिन आप सिर्फ समझने के लिए समझ लें कुछ ऐसा हुआ होगा कि हमारे पास H2SO4 इस तरह से पैदा हो गया होगा, क्योंकि एक एसिड का प्रोटॉन जो है वो दूसरे एसिड के पास चला गया होगा, उसने उसको तोड़ दिया, ठीक है। तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा, ये H2O और ये H मिला के, ये आपको पता है जो H3O पॉजिटिव होता है वो असल में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, वाटर का और प्रोटॉन का, ठीक है। ये ना भी मिले तो फिर सोल्यूशन के अंदर H2O और प्रोटॉन है, हम उनको H3O पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। और इस तरह से ये जो हिस्सा बच गया, ये हमारे पास SO3 होता है। तो इस तरह से बेटे हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हुई है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, जो कि हमारे रिएक्शन है, बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटे। नाइट्रेशन शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सल्फोनेशन का मैकेनिज्म लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन। तो हमारे पास बेटे नेक्स्ट टाइप है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, ये साइंटिस्ट के नेम पे रिएक्शंस का नाम रखा गया है। एक बेटे अल्काइलेशन और दूसरे होते हैं एसाइलेशन, ठीक है। अल्काइलेशन कहते हैं कि अगर हम इनके मेथड को फॉलो करते हुए क्या करें, अल्काइल ग्रुप बेंजीन के अंदर लगा दें, तो वो क्या कहलाएगा, अल्काइलेशन। मतलब अगर मैं अल्काइलेशन को लिख दूं तो मैं कह सकता हूं कि इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, मतलब R ग्रुप इनटू बेंजीन इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन। और एसाइलेशन कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इसाइल ग्रुप, क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ इसाइल ग्रुप। इसाइल ग्रुप बेटे क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको भी। इसाइल ग्रुप बेटे कहते हैं RC+O। ये जो कितना ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम बोल देते हैं इसाइल ग्रुप। तो अगर तो बेंजीन के अंदर कुछ ऐसा अटैचमेंट करवा रहे हैं तो वो कहलाएगी एसाइलेशन, और अगर हम कुछ ऐसी अटैचमेंट करवा रहे हैं तो वो कहलाएगी अल्काइलेशन। अब फ्रेंडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर बेटे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए, वो बड़े सिंपल से हैं। या तो हम FeCl3 यूज करते हैं या फिर हम AlCl3 यूज करते हैं, ठीक है। अब हैलोजन बदला जा सकता है, मतलब AlBr3 यूज कर लेंगे, FeBr3 यूज कर लें, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम यही यूज करते हैं। चलो सबसे पहले बेटे अल्काइलेशन को देख लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा जनरल बता दूंगा आपको, देखो जनरल क्या होगा कि बेंजीन होगी आपके पास और बेंजीन के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे, फॉर एग्जांपल किसी भी अल्काइल ग्रुप का, मैं सिंपल ही ले लेता हूँ। आपको क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड लें और आप AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो बेसिकली होगा कि आगे यहाँ पे जो H होगा वो इस Cl के साथ मिलके बना देगा HCl, और ये R वहाँ पे जाकर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से बेंजीन के ऊपर एक R ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये तो हम सिर्फ समझने की बात कर रहे हैं, अब इसका मैकेनिज्म भी देख लेंगे ये होना कैसे है, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। लेकिन हम ऐड क्या करने जा रहे हैं, अल्काइल ग्रुप ऐड करने जा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज अल्काइलेशन। चलिए जी सुनिए, सॉरी, स्टेप नंबर 1 बेटे क्या होता है, स्टेप नंबर 1 होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, ओके। अब देखो हमारे पास है RCl और हमारे पास है FeCl3, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर, चलो Al ले लो, AlCl3 ले लो। तो जो जनरल आपको मेथड पढ़ाया था ना, जिसमें आप पढ़ते थे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड को रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है, तो इस तरह से एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे बस हमने थोड़ा सा चेंज किया। बेसिकली मैकेनिज्म वही है बेटे कि होगा क्या कि यहाँ से ये AlCl3 इस Cl के साथ मिलेगा और बना देगा AlCl4 नेगेटिव, और ये R बच जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म के अंदर, तो R पॉजिटिव बच जाएगा। तो ये हमारा जो R पॉजिटिव है, अब R कुछ भी हो सकता है, ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा।
फिर बेटे हमारे पास आएगा स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करते हैं हम, अटैक। क्या करेंगे भाई, अटैक, हमला करेंगे। क्या मतलब, इसका मतलब है हम बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये आपके पास बेटे बेंजीन रिंग है, ओके। और आपने क्या किया, इसका R पॉजिटिव जो आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था उसका रिएक्शन करवा दिया। तो आपको पता है ये बॉन्ड अटैक करेगा इसके ऊपर और इसको अपने साथ करेगा अटैच। तो अगर ये अटैचमेंट होती है तो क्या हो गया हमारे पास, कुछ ये कंडीशन हो गई, ठीक है। ये देखो ये दो बॉन्ड तो वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये मीटर मूव कर गया है और ये हाइड्रोजन था वहाँ पे, और अब आगे क्या लगा हुआ है, R। तो ये हो गया बेटे स्टेप नंबर 2। अच्छा, स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होता है, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमारे पास ये होने वाला है कि ये दोबारा से बेंजीन रिंग बननी है। कैसे बनेगी, ये जो नेगेटिव बना था ये जाकर उस H को निकाल देगा तो बेंजीन रिंग दोबारा से वापस बन जाएगी, ठीक है। एरोमेटिसिटी दोबारा से गेन हो जाएगी, एरोमेटिसिटी मतलब बेंजीन रिंग का बनना, ओके। तो सॉरी, यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज है, ये H है और ये R अटैच हुआ है। अब हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं AlCl4, AlCl4। अच्छा, AlCl4 असल में नेगेटिव की फॉर्म में होती है, कुछ ऐसे होती है। अब इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मेनली क्लोरीन पे होता है। तो ये क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन पे अटैक करता है और ये H और Cl मिलते हैं और बना देते हैं HCl, और AlCl3 वैसे निकल जाता है, मतलब जो बाकी बचता है वैसे हो जाता है। मेनली तो ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हमें तो कंसर्न है कि हमारा हाइड्रोजन निकल जाए ताकि हमारे पास ये बॉन्ड वापस आए और दोबारा से हमारे पास बेंजीन रिंग पूरी हो जाए। तो मतलब हमारे पास बेटे जो स्ट्रक्चर बनेगा फिर वो क्या बनेगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब बेंजीन रिंग दोबारा से पूरी होगी लेकिन उसके साथ क्या लगा हुआ है, ये R ग्रुप लगा हुआ है। तो मतलब बेसिकली यही की फार्मूला बार बार चल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करो, अटैक करवाओ, बेंजीन खत्म होगी, बेंजीन को दोबारा बना लो, हाइड्रोजन को निकाल दो। क्योंकि आपने क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप ऐड किया है, R ग्रुप ऐड किया है, इस प्रोसेस को बोलेंगे अल्काइलेशन। इन कौन सी अल्काइलेशन, फेरेटिक क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि हम उसकी मर्जी का कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं। और देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल बेटे R ग्रुप चेंज कर लेता हूं, कुछ भी हो सकता है ना, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं मैं R ग्रुप की जगह लेता हूं CH3। तो R ग्रुप की जगह यहां पे जहां जहां R है वहां पर CH3 लिया, इसका मतलब हमने, तो ये CH3 पॉजिटिव जनरेट होगा, तो मतलब ये CH3 पॉजिटिव पे ही अटैक होगा, ये CH3 ही अटैच होगा और ये फिर CH3 ही हमारे पास अटैच रहेगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो बेंजीन बनेगी वो भी कौन सी होगी, CH3 का डेरिवेटिव, जिसको आप क्या कहते हैं, टॉलूइन। तो मतलब आप, मैं आपसे कोई टॉलूइन बनाता हूँ, हम CH3 लगा दो, क्योंकि इसका तरह कार्बन होता है टॉलूइन। मैं आपको कोई मिथाइल बेंजीन बनाओ, यहाँ पे CH3 CH2 लगा दो। मतलब R ग्रुप आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, मैकेनिज्म नहीं बदलेगा, मैकेनिज्म वही रहेगा जिसके तहत पहले हुआ था रिएक्शन हमारे पास, ठीक है जी। तो ये बड़ा आसान हो गया। अब थोड़ा सा एसाइलेशन की बात कर लें, ये भी बहुत आसान है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसाइल को ऐड करना है, मतलब ये देखो वहां पे हमने R ग्रुप ऐड करना था ना, R ग्रुप, तो हमें R को पॉजिटिव बनाना पड़ा था ताकि वो इलेक्ट्रोफाइल बने और अटैक हो। यहाँ पे हमने ये ग्रुप ऐड करना है ना, इसाइल ग्रुप, तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ताकि ये काम हो। तो बेसिकली कैसे होता है इसको समझ लीजिएगा। देखो अगर पहले तुम्हें जनरल कर देता हूँ बात कि आपके पास बहुत है, तो बेटे ये बेंजीन रिंग है, आप RCO मतलब जो भी आपके पास ग्रुप है उसके साथ क्लोरीन लगाना है ताकि इलेक्ट्रोफाइल बन सके। आप इसका बेटे रिएक्शन करवाएंगे, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कैटालिस्ट यूज कर लें, FeCl3 यूज कर लें या फिर AlCl3 यूज कर लें, व्हाटएवर यू वांट टू यूज, ठीक है। आप इसको यूज करें तो आपके पास एज रिजल्ट क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन में ये होता है कि H और ये Cl मिलते हैं और बना देते हैं HCl और बाकी चीजें अटैच रहेंगी वैसे की वैसे। ये मतलब ये जो ग्रुप है वहां जाके अटैच हो जाएगा, मतलब ये C+OR। अब ये जो चीज बनी ये आपके पास एक असाइल लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, तो ये ऐसे होना है। लेकिन इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, पीछे का फंडा क्या है, पीछे की कहानी क्या है, उसको देखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म वंस अगेन, तो स्टेप, पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पढ़ो भाई क्या, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल है। देखो RCO रिएक्शन किसके साथ, कोई भी ले लो, FeCl3 ले लो, होना एक ही काम है, क्या, इसने इसको निकाल के ले जाना है Cl, ठीक है। तो जब ये निकल गया तो ये बन गया FeCl4 नेगेटिव, ठीक है। और बाकी क्या बच गया, हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो कि हमें चाहिए था, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब वंस अगेन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है, अटैक, हमला कर दो। क्या होगा भाई, बेंजीन आया है ऊपर, ये बेंजीन आ गया, ओके।
अब उस बेंजीन के ऊपर अटैक किसने करना है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, और सी डबल बॉन्ड को पॉजिटिव। ऐसे लिख लो यार बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने बस कांटे से पकड़ लिया, ऊपर से पकड़ लिया, तो कोई इशू नहीं है। तो आपके पास आपका है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पे इसने अटैक कर दिया, इस कार्बन मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स ने वहाँ पे अटैक किया, उसको अपने साथ अटैच कर लिया। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया कुछ ऐसे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था वो ऐसे अटैच हो गया। ये हाइड्रोजन तो पहले होता है, तो ये अटैच हो गया उसके साथ, मतलब सी अटैच हो गया, ओ हाँ, ये सारा का सारा ग्रुप अटैच हो गया। अच्छा, ये नहीं करना इनके बच्चा ऐसे अटैचमेंट करके बैठा हो कि आर सी ओ, नो नो नो, चार्ज तो इसी पे पॉजिटिव है ना, तो इसने अटैच होना है और किसी ने अटैच नहीं होना, उस साइड से अटैचमेंट होगी। तो ये मेरे पुत्र बन गया, आपके पास अटैक हुआ, अटैक के बाद आपके पास वो अटैच हो गया। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होगा, स्टेप नंबर 3 के अंदर आपके पास हमारे पास जो ग्रुप बने हैं उनको, अच्छा स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या बता रहा था कि आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है इसको खत्म करना है हमें। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको खत्म करने के लिए आपको दोबारा से क्या यूज करना पड़ेगा, FeCl4। तो आप देंगे FeCl4 नेगेटिव, तो वहां पे आपको ओवरऑल तो पता ही है ना कि Cl उसमें से निकल आएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएगा तो ये बॉन्ड दोबारा से वापस आ जाएगा, ठीक है। वंस अगेन जब ये बॉन्ड वापस आया तो आपके पास बनेगा क्या, ये बेंजीन पूरी हो गई आपके पास, ऐसे ऐसे और ऐसे, और लगा क्या होगा इसके साथ, अभी ये वाला, ठीक है। और बाकी क्या, यहाँ से H था, यहाँ से एक Cl निकला होगा HCl, और FeCl3 जो कि कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा था, आप दोबारा से वापस आते हैं क्योंकि कैटालिस्ट दोबारा से वापस आ जाता है। तो बेटे देखो ओवरऑल रिएक्शन कुछ भी नहीं है, अटैक है और आपके पास दोबारा से जनरेशन है बेंजीन की, और इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना बहुत लाजमी है, उसके बगैर तो बेंजीन रिएक्शन ही नहीं करता। तो एसाइलेशन अल्काइलेशन दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा एक और बात, अगर यहाँ से मैं आर ग्रुप चेंज कर देता हूँ, मतलब आर की जगह मैं CH3 लगा देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। जहाँ जहाँ आर है वहाँ क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, हर जगह CH3 कर दो जहाँ पे आर है, ये हो गया CH3, आर की जगह क्या आ गया CH3, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो देखो ऐसा नहीं बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका नाम है भाई, इसका नाम है एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोन। मतलब मैंने आपको कहा एसिटोफिनोन बना दो, तो आप क्या करोगे, आर की जगह सिर्फ CH3 लिखोगे और इस तरह से मैकेनिज्म चला लोगे, एसिटोफिनोन बन गया। मैं आपको कौन नहीं, आपको 2 कार्बन बनाना चाहिए तो 2 कार्बन बना आप ले लो, ये कौन सा मसला है। बेसिकली बेटे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो कि जनरल मैकेनिज्म है बेंजीन का, वो आना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत हमें करना पड़ती है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाने में, वो भी हम वक्त के साथ साथ सीख जाते हैं, बड़ा आसान है। तो इस तरह से बेंजीन के बेटे सारे रिएक्शन हो जाते हैं। सो आज हमने बेटे वो तमाम रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए जिसके अंदर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, रिंग रिएक्शन करनी है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे ऐसे रिएक्शन जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि बेंजीन के लगे हुए ऊपर जो उसके सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो इन्वॉल्व है, ठीक है जी। उम्मीद है बेटे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।